वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आप कहीं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, यदि आप बिहार बोर्ड के कक्षा 9 के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद लाभदायक होने वाला है। मैं इस क्लास में ये जो बुक आपके सामने दिख रहा है, आपके विज्ञान की बुक, इसके पहले चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। उस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन करेंगे, यानी अभ्यास कार्य को हम लोग करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने 4 पार्ट में यानी 4 वीडियो बनाया है, उसका एक्सप्लेनेशन का अलग अलग पूरे टॉपिक का। आपके चैप्टर में जितने टॉपिक दिए हैं उनका एक एक करके मैंने 4 पार्ट में वीडियो बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन्हें जाकर एक बार देखें ताकि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, तो आंसर क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी और आप भी इस आंसर क्वेश्चन को ज़्यादा समझ पाएंगे। हालांकि ये सब समझ में आएंगे चूँकि इनका अलग अलग कंसेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और इस चैप्टर के अंदर जो ये वाले प्रश्न सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पेज नंबर 4 में है, ये सब प्रश्न एक बार इन्हें देखिए। ये सब प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन प्रश्नों का आंसर भी मैं एक सीरीज में डाल दिया हूँ इसी में। तो अब मैं चलता हूँ इस चैप्टर के अभ्यास कार्य पर, और आपके पास ये बुक होनी चाहिए ताकि आपको आपका क्वेश्चन दिखे। आपके पास कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा ताकि इन सब चीज़ों को नोट करिए। हर बार जब भी मैं कोई चीज़ समझाता हूँ तो उसका आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, आप वीडियो को पॉज करें, उसे वहाँ से लिखें या फिर आप इसका PDF आप हमसे ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? PDF ले सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं पहले सवाल पर। कहाँ चलते हैं? अब हम पहले सवाल पर चलते हैं। अब हम पहला सवाल है कि निम्नलिखित क्या है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करिए। किस में परिवर्तित करना है? सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, पहला सवाल है 300 केल्विन। क्या है? 300 केल्विन। इसे अगर सेल्सियस में बदलना है तो कुछ नहीं, 273 केल्विन इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सवाल 1 का ए जो है 300 केल्विन, इसे चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। क्या? डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था किसमें कि डिग्री सेल्सियस का फार्मूला, कि जितना केल्विन दिया हुआ है उसमें से 273 क्या करना है? माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। क्या रिजल्ट आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, इसका बी आप बना लेंगे। फिर है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए। किसमें? केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 2 का ए 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में बदलने के लिए मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस जो दिया रहे उसमें 273 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड करना है। कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है? 25। तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 298 केल्विन। कितना? 298 केल्विन। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे इस तरीके को। इसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा। फिर चलते हैं 3 नंबर पे। कितना? 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित अवकलनों हेतु कारण बताएं। जो नीचे कुछ दिया हुआ है सवाल, उसको पढ़ते हैं और उसका कारण बताना है। कारण क्या है? कह रहा है कि नेप्थलीन को रखा देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। जैसा कि आप नेप्थलीन अगर देखे होंगे या फिर आप कपूर देखे हैं, कपूर तो देखे ही होंगे। कपूर को भी ओपन छोड़ दीजिएगा ना, तो उसके कण, जो कपूर के कण है, धीरे 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 क्या हो जाते हैं? ऊर्ध्वपातित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऊर्ध्वपात। उसी तरह नेप्थलीन भी ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। और इस तरह वह बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ ठोस पदार्थ छोड़े ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। चलिए, अब इसी में बी नंबर है कि हमें इत्र की गंध दूर बैठे हुए भी मिल जाती है। जैसे कि आप कहीं दूर बैठे हुए हैं और इत्र का गंध आपको, यानी सेंट का गंध आपको मिल गया। कैसे मिल जाता है? होता क्या है कि जो इत्र होता है, जो भी, जैसे ये डिब्बा में इत्र है, इत्र भरा हुआ है, तो इनके कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान काफ़ी होता है। ठीक, रिक्त स्थान काफ़ी होता है और आकर्षण बल बहुत कम होता है और कणों के बीच गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। और हवा में जैसा ही मिलता है ये सब जैसे ही हवा में मिलेगा, तो हवा में मिलने के कारण ये हवा के कणों के साथ और गतिशील हो जाता है और हम जहाँ भी रहते हैं हमको सुगंध इसका मिल जाता है। अगला सवाल है 4 नंबर कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें A B C 3 में दिया हुआ है। A में है जल, B में है चीनी और C में है ऑक्सीजन।
यानी कह रहा है कि उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बढ़ते हुए बताना है। क्या है? बढ़ते हुए। तो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो गैस का जो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वह द्रव के कण के आकर्षण बल से कम होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में होगा? जल में। और जल से ज़्यादा किन के कणों में आकर्षण बल होगा? चीनी में। किन में? चीनी में। समझ में आ गया बात? आगे होगा, आगे है 5 नंबर सवाल के निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 5 के ए में है तो 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान का क्या होगा? जल की स्थिति क्या होगी? तो जल की स्थिति जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, यह द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में किस अवस्था में जल रहती है? तो ये कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस किस अवस्था में होगी? द्रव अवस्था में। आगे है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जाते ही जल क्या होता है? बर्फ अवस्था में चेंज होने लगता है। किसमें? बर्फ अवस्था में चेंज होने लगता है। तो यह बर्फ अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? बर्फ अवस्था में। और द्रव अवस्था में भी संभवतः हो सकता है। किस अवस्था में हो सकता है? द्रव अवस्था में हो सकता है। अगला सवाल है कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही जल किस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है? वाष्प की अवस्था में। किस अवस्था में? वाष्प यानी गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। 6 नंबर सवाल है, इसको पुष्टि हेतु कारण दे। इस जो भी सवाल आपके सामने दिए गए हैं इनकी पुष्टि हेतु हमें कारण देना है। पहला सवाल है कि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे का ताप क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हुआ तो कमरे में, घरे में बर्फ़ गिरने लगेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? घर में आग जैसा एकदम उबल जाएगा आदमी, है कि नहीं? शरीर का तापमान मुश्किल से मुश्किल 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। उससे ज़्यादा होने पर हालत ख़राब होने लगता है जब वातावरण का तापमान 41, 42, 43 पे चला जाता है। तो कमरे का ताप क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से कितना कह रहा है? जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। यानी जल जो होता है वह 0 से 100 डिग्री के बीच में क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और कमरे का तापमान भी इसी अवस्था में रहता है, इसलिए यह कमरे के तापमान पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। अब लोहा का अलमारी, लोहा का गलनांक ही होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। इसकी एक्यूरेट शायद 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने लगभग आपको बता दिया है, अप्रॉक्स 1500 डिग्री सेल्सियस लोहे का गलनांक होता है। अब घर रूम का तापमान मुश्किल से क्या होगा? 40 से 41, 42, अधिकतर होगा तो 45। इस तापमान पर लोहा गलेगा? कभी नहीं गलेगा। इसीलिए लोहा किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। 7 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, VVI क्वेश्चन है। सवाल है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों रहता है? अब इसे जरा समझ लेते हैं हम लोग, कुछ अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं इसे। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर बर्फ़ है, क्या है? बर्फ़ है। और यहाँ जल है, क्या है? जल है। अब ये बर्फ़ जो है इस पर अगर 273 केल्विन का इस पर क्या करेंगे? हम इसको 273 पर केल्विन का ठंडा करेंगे और इसको भी 273 केल्विन पर ठंडा करेंगे। तो बर्फ़ तो ऑलरेडी पहले से बर्फ़ है, तो जब इसे ठंडा करेंगे ना तो ये अपने अगल बगल के जितने भी इसके वातावरण में जो कण हैं उनसे ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। और इसके आसपास में जाने पर हमें कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। लेकिन जल को जब 273 डिग्री सेल्सियस पर आप करिएगा तो यही ठंडा होने में समय लग जाएगा, इसके आसपास का ये ठंडा नहीं करेगा। इसके आसपास का ये ठंडा नहीं करेगा। इसलिए 273 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जल से ज़्यादा ठंडा होता है। क्लियर? अब आते हैं 8 नंबर सवाल पर। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक होती है? माने जलने यानी जलन। आप जब जल उबलता रहेगा तो उसके भाप में हाथ ले जाइएगा तो जल ज़्यादा गर्म होगा कि भाप? तो देखिए ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर भाप ज़्यादा गर्म होगा। क्या? उसका जो वाष्प होगा ना, वाष्प, ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि वाष्प जो है वह जल के अंदर जो भी, जैसे पानी जब डबकते रहता है डेगची में आग पर रख के, तो जिस समय वह वाष्प बन के निकलता है तो वह अपने साथ गुप्त ऊष्मा को भी लेके निकलता है।
क्या लेके निकलता है? गुप्त ऊष्मा को लेके निकलता है और साथ साथ उतना हीट पर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म भी हुआ है। तो इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और भाप गुप्त ऊष्मा लेके उड़ता है, इसलिए वह उसका तापमान जल के तापमान से अधिक होगा। एक उबलते हुए जल के तापमान से भाप का तापमान अधिक होगा इसी कारण से। तो इस तरीके से आपको आपके सामने 8 सवाल है। ये एक और सवाल है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई और एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करिए। इसमें क्या है, ये चीज़ मैंने अपने क्लास में कराया है, एक्सप्लेनेशन वाले क्लास में। हालांकि मैं बता देता हूँ, यहाँ कह रहा है कि ठोस से अगर कोई चीज़ द्रव में बदलता है, किसमें? ठोस से द्रव में बदलता है, तो ऊष्मा की जब वृद्धि हो रही होगी तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? संगलन। क्या कही जाती है? संगलन। तो ए में क्या होगा? संगलन। बी में कह रहा है द्रव से गैस बनना है। द्रव से क्या बनना है? गैस बनना है। तो द्रव से जब गैस में जाएगा तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी वेपोराइजेशन कहा जाता है। फिर जब ऊष्मा घटित होगी और गैस से द्रव की तरफ बढ़ेंगे, तो गैस से जब द्रव में बढ़ेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कही जाएगी? गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कही जाएगी। और जैसे ही आप द्रव से फिर ठोस में आते हैं तो द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया जमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमना। इसका डिटेल मैं अपने एक्सप्लेनेशन में पूरा का पूरा बताया हुआ हूँ। हालांकि ये सवाल ये आपका यहाँ पर इस तरीके से हो गया। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये आपके चैप्टर अभ्यास कार्य का 9 का 9 सवाल समझ में आया हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे लग रहा हो कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के बीच में बांटें। इससे खुद सीखिएगा और उन्हें भी सीखने का और अच्छा से मौका मिलेगा। यहाँ से ये चैप्टर आपका पूरा हुआ है इस वीडियो के तहत, इस वीडियो का लास्ट तक। मैं आज अपने ग्रुप में, जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें इसका PDF नोट्स का, क्वेश्चन का सबका PDF अपलोड कर दूंगा। आप यदि ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप लिंक पर जाकर जुड़ जाएं। जब आप जुड़ेंगे तो आपको वह PDF मिल जाएगा, और मिलेगा तो आप वहाँ से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं इसके। अच्छा, इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर में लेके आने वाला हूँ। इसी चैप्टर से वन लाइनर लेके आऊँगा, जो कि आपको फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, चाहे आपके परीक्षा में जो एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा वो। तो आप उसे भी देखिए और समझिए, नोट्स तैयार करिए। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कैसे फेयर करना है, नहीं तो एक और वीडियो मैं बना दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए यहीं पर कथा को समाप्त करते हैं इस चैप्टर के, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।